Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn ninth class Science chapter 15 Improvement in Food Resources. Our topic is crop production management. Continue our subtopic cropping पैटर्न्स। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन की जो मैनेजमेंट है, किस तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं फसल की, उसी के अंदर हमारा अगला पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न्स। किस तरीके से पौधों को या फसल को उगाया जाए। डिफरेंट वे ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा फसल की मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है, मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है, ज़्यादा फसल उठाई जा सकती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोविंग टू आर मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होती है, एक ही ज़मीन के टुकड़े में अलग अलग तरीके से कई तरह की फसलें एक साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेट ग्राम्स, मतलब गेहूँ और चना साथ साथ हैं। वेट मस्टर्ड, सरसों और गेहूँ साथ साथ हैं। ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सूरजमुखी और ग्राउंड नट, मतलब ये साथ साथ हैं। मूंगफली। दिस रिड्यूस रिस्क ऑफ गिव सम इंश्योर अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। देखिए कई बार क्या होता है, एक फसल ख़राब हो जाती है, दूसरी फसल अच्छी रह जाती है, तो उस केस में नुकसान नहीं होता किसान के लिए या खेती बाड़ी करते हैं जो। इसी तरह से अगली है इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोविंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोविंग टू आर मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन द डेफिनेट पैटर्न। एक अलग से पैटर्न होता है इंटरक्रॉपिंग के लिए, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं ये। उसके अंदर एक पैटर्न के हिसाब से फसल अलग अलग उगाई जाती है। ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद ए फ्यू रो ऑफ सेकंड क्रॉप। कुछ जो लाइनें हैं जो मतलब कि फसल की जो मतलब कि रो हैं वो अलग फसल की होती हैं और कुछ दूसरी की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोयाबीन और मेज, मक्का, वैसे ही फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा, चौप यानी कि लोबिया, इनको साथ साथ उगाते हैं। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट दियर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। ऐसी फसल हम एक साथ इकट्ठी करते हैं जिनकी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का फिर वो भोजन नहीं बांटेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे उल्टा। दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सारे पोषक तत्व फिर यूज में आ जाएंगे। सप्लाई एंड आल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज, फिर जो कीटों से या फिर बीमारियों से भी बच सकेंगे। सेपरेटिंग टू ऑल दी प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन ए फील्ड, एक खेत के अंदर अलग अलग प्लांट की जो ये फसलें हैं इस तरह से हम कर सकते हैं। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स, दोनों फसलें अच्छा रिटर्न देंगी, अच्छी पैदावारी देंगी। देखिए ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है जो इंटरक्रॉपिंग्स का सिस्टम जो दिखा रखा है, फील्ड के टुकड़े के अंदर दिखा रखा है एक। देखिए ये अलग फसल है, दो इसकी रो ले ली, ये अलग हैं, इनकी अलग हैं, अगली रो फिर दोबारा से उसकी आगे से अगली की आ जाएंगी। तो द ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप रोटेशंस। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें, मतलब कि एक फसल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी, कौन सी फसल किसके बाद उगानी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप कल्टीवेशन आफ्टर वन हार्वेस्ट। अब किस तरह की नमी है मिट्टी में, कैसी सिंचाई के साधन हैं, कैसी फैसिलिटी है, वही डिसाइड करती है वे कौन सी फसल किस टाइम पे निकाली जाए और कब उसके बाद कौन सी फसल उगाई जाए। इफ ए क्रॉप्स रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन ग्रोन इन ईयर विद गुड हार्वेस्ट। देखिए अगर अच्छे तरीके से रोटेशन का नियम लागू किया जाए तो 2 या 3 फसलें अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से खेत से निकाली जा सकती हैं, फसलों की पैदावारी ली जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप मतलब फसल को, प्रोटेक्शन मतलब बचाना, बचाव मैनेजमेंट किस तरह से करें। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। देखिए जो फसल के जो है बहुत सारी खरपतवारों से
इंसेक्ट्स मतलब के कीटों से, कीड़ों से, पेस्ट कीटों से, या फिर और बहुत सारी बीमारियों से नुकसान होता है फसल को। इफ़ वीड्स आर पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स, अगर हमने खरपतवार या फिर कीटों को सही समय के रहते हुए कंट्रोल नहीं किया, देन दी कैन डैमेज दी क्रॉप्स सो मच द मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। इस तरीके से वो फसल का नुकसान कर देते हैं कि ज़्यादातर फसल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है उसका। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स यानी खरपतवार होते हैं जो फसल के साथ बिना ज़रूरत के अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। प्लांट्स इन दी कल्टिवेटेड फील्ड, फॉर एग्जांपल देखिए इनके नाम हैं जैसे एक्जेंथमियम्स, यानी कि घास वगैरह जो उग जाते हैं खरपतवार, उनके नाम हैं, जिसका नाम है गोखरू। ऐसे ही पार्थेनियम्स, गाजर घास इसको बोलते हैं लोकल उसमें। ऐसे ही से सिप्रेनियस रोटोड्स देखिए मोटा इसको बोलते हैं। दी कंप्लीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट, देखिए सॉरी कम्पिटिट, ये जो भोजन के लिए या फिर जगह के लिए या सूर्य की लाइट के लिए फसल के पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं। मतलब जो भोजन फसल को दे रहे हैं वो ये भी लेते हैं, वो पानी ये भी लेते हैं, वो जगह ये भी घेरते हैं, वो लाइट ये भी लेते हैं, जिससे फसल का नुकसान हो जाता है। वीड्स टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, क्योंकि ये पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं और फसल की ग्रोथ रुक जाती है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स, इसलिए जो खरपतवार हैं फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर ए गुड हार्वेस्ट। देखिए अच्छी फसल उठाने के लिए स्टार्टिंग के टाइम पे ही जो अनावश्यक पौधे उगे हुए हैं उनको फसल से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जर्नली इंसेक्ट पेस्ट अटैक टू द प्लांट्स, देखिए अगर हम बात करते हैं जनरली क्या होता है, जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट हैं, जो कीट हैं, कीट पतंगे हैं, ये कीड़े की इंसेक्ट क्या हैं, कीड़े मकोड़े, और पेस्ट क्या है, कीट पतंगे। अटैक दी प्लांट्स इन तीन तरीके से अटैक करते हैं। दी कट दी रूट, या तो वो जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं, जड़ में कीड़ा हो जाता है, या फिर स्टिम उसके तने को ख़त्म कर देते हैं, या फिर पत्तियों को खा जाते हैं कीट पतंगे जैसे। नंबर 2 दी सुक्स दी सेल शेप, देखिए सेल शेप मतलब कि कोशिका के जो अंदर दर होता है पौधे की कोशिकाओं के अंदर, उसको ये चूस लेते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर अलग अलग हिस्से से। दी बोरो इनटू स्टिम एंड फ्रूट्स, ये तने के अंदर चले जाते हैं या उसको अंदर से खोखला कर देते हैं, या फिर फल के अंदर चले जाते हैं उसको खोखला कर देते हैं। दी दस अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ दी क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स, इस तरह से फसल के स्वास्थ्य के ऊपर पूरा प्रभाव डालते हैं और उससे क्या हो जाती है, फसल रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसकी पैदावारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिजीज इन प्लांट्स आर काज बाय पैथोजन्स, देखिए जब बीमारी हैं पौधों में वो रोगजनक होते हैं, जिस तरह से बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सारे क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। दीज पैथोजन्स कैन बी प्रेजेंट्स इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू दी सोयल्स, मिट्टी के द्वारा ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा। वीड्स जैसे खरपतवार, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े, डिजीज यानी कि बीमारी, कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड, अलग अलग तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम जैसे स्प्रे करते हैं दवाइयों का, विच इंक्लूड एर्बिसाइड्स, दवाइयों के नाम से हैं जिस तरह से एर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग तरीके के स्प्रे होते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रे ऑन द क्रॉप प्लांट आर यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सोयल, ये फसल के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं या फिर मिट्टी के ऊपर या फिर बीज वगैरह के ऊपर। हाउ एक्सेसिव, हालांकि ज़्यादा यूज अगर इनका हो जाए, दीज केमिकल्स क्रिएट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सिंस दी कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एंड काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स के लिए, पौधों के लिए नुकसानदायक हैं और इन्वायरमेंट को भी क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। वीड्स कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल्स, देखिए
वीड्स यानी कि खरपतवार को हम कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिकल रिमूवल, मतलब कि हाथ से निकाल के, खुरपी से या फिर दरांती वगैरह से उनको काट के। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड्स बीज प्रिपरेशन, हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे अच्छे नस्ल के बीज सेलेक्ट करें जिनमें खरपतवार कम पैदा हो। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, सही तरीके से उसकी पानी हो, सही तरीके से उसकी देखभाल हो, छंटाई करके अच्छे से बीज उसमें डाला जाए। इंटरक्रॉपिंग्स होनी चाहिए फसल की। क्रॉप रोटेशन हमें लागू करना चाहिए फसल का। हेल्प इन वीड कंट्रोल, जिससे खरपतवार क्या होता है कंट्रोल होता है। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट यानी कीटों के एंड दी रेजिडेंस वैरायटीज़, ऐसी हमने फसलें उगानी चाहिए, ऐसे बीज उगाने चाहिए जिसमें मतलब कीट पतंगे या इनके इतना प्रभाव ना पड़े। एंड समर प्लफिंग्स इन विच फील्ड आर प्लफ्ड डीप इन समर्स, गहराई में हमने गर्मियों में गहराई से उसको खोद मतलब कि उसकी पल्पिंग करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट, ताकि जो वीड्स हैं और पेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए टेबल है नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स। एनिमल्स प्रोडक्ट्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखा रखी है। जैसे मिल्क के अंदर मिल्क दे रखा है भाई काओ का, फैट 3.60, प्रोटीन 4 है, शुगर 4.50 है, मिनरल 0.70 है, वाटर 87.20 है। विटामिन कौन से हैं? B1, B2, B12, DE, ये मिल्क के अंदर हैं। एग्स के अंदर क्या है? फैट क्या 12 है, प्रोटीन्स क्या 13 से हैं, शुगर थोड़ी बहुत है, मिनरल्स 1 है, वाटर 74 एंड विटामिन कौन से हैं? B2 एंड D। मीट के अंदर क्या है? फैट 3.60, प्रोटीन्स क्या हैं? 21.10, शुगर नाम मात्र है, मिनरल्स 1.10, वाटर 74.20, विटामिन B2, B12। इसी तरह से फिश यानी मछली के अंदर क्या फैट क्या है? 2.50, प्रोटीन्स क्या है? 19, और शुगर बिल बहुत ही कम, ना के बराबर है। मिनरल्स कितने? 1.30, वाटर क्या है? 77.20। इसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स विटामिन D और ए इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 15.1, विजिट ए नियर बाय गार्डन, आसपास के गार्डन में जाइए, एग्रीकल्चर खेत में। मेक ए लिस्ट ऑफ वीड्स, खरपतवार की लिस्ट बनाइए, क्या क्या अनावश्यक पौधे उगे हुए हैं फसल के साथ। फ्लावर्स एंड क्रॉप फाउंड इन द एरिया, देखिए उस एरिया में किस तरह के फसल है, किस तरह के फूल हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ इंसेक्ट, फिर उसमें देखिए कैसे कीट पतंगे हैं, कैसे कीड़े हैं। यानी इन्वेस्टिंग इन दी फ्लावर क्रॉप, जो फूल की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पीड़ित करते हैं, और उनको भी अच्छे से देखिए लिस्ट बनाइए उनकी। इसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब कि जो अनाज है उसको स्टोर कैसे किया जाए। स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई, देखिए स्टोरेज के द्वारा भी खेती एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा अनाज क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए? लॉस को कम करना चाहिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें हैं? बायोटिक फैक्टर, देखिए इंसेक्ट्स हो गए यानी कि कीड़े मकोड़े हो गए, रोडेंट्स यानी कि चूहे हो गए, फंगी होगी यानी कि फफूंदी लग गई, मिट्स एंड बैक्टीरिया एंड ये सारे के सारे इसको ख़राब करते हैं अनाज को। एबायोटिक क्या हो गया भाई? इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, नमी सही मात्रा में ना हो, मतलब कि उचित होनी चाहिए, ज़्यादा नमी होगी तो ख़राब हो जाएगा अनाज। एंड टेम्परेचर इन प्लेस ऑफ स्टोरेज, जहाँ हमने उसको रखा है वहाँ पे टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो नुकसान हो जाएगा। दीज फैक्टर्स काज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, इससे क्वालिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है फसल की, मतलब कि घटिया क्वालिटी हो जाती है। लॉस इन वेट, वेट कम हो जाता है। पूर्व जर्मिनेबिलिटी, वो ज़्यादा दोबारा से अन्न पैदा करने में एबल नहीं रहती, ख़त्म हो जाता है वो अनाज। डिस्कलरेशन, मतलब कि कलर भी उसका सही नहीं रहता, वो भी बदल जाता है। प्रोड्यूस आल लीडिंग टू पूर मार्केटेबिलिटी, इससे फिर उसकी क्या होती है? मार्केट के अंदर
उसकी जो वैल्यू वो कम हो जाती है। दिस फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। तब इन सभी को हम जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जाता है अनाज को, उनका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, उसको हम तभी कम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर फॉर फ्यूचर्स यूज। देखिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी चीज़ को जो मेजर करते हैं या यूज़ करते हैं, ग्रेन्स को जो स्टोर करते हैं फ्यूचर के यूज के लिए भी किस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि आने वाले समय में उसको सही तरीके से यूज किया जा सके। दी इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, अच्छे से सफाई होनी चाहिए ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर, जब पैदा करते हैं गेहूं को उस समय भी, और जब निकालते हैं उस समय भी, जो स्टोरेज करते हैं अनाज की उस समय भी। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, अच्छे से उसको सुखाना होता है एंड देन शेड, और फिर उसको शेड के अंदर रखा जाता है। एंड फूमिगेशंस यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट, फिर उसको धुआं वगैरह फूमिगेशंस जिसको बोलते हैं केमिकल्स का, वो किया जाता ताकि उसमें कोई कीट पतंगे वगैरह ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.2 कलेक्ट ग्रेन सीड्स। फसल मतलब अनाज के कुछ बीज ले लीजिए, या पल्सीज हों या ऑयल्स हों, ऑयल के दाने हों, या मतलब के ऑयल सीड्स मतलब के तेल वाली कोई भी फसल। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सीजन इन विच दी आर सोन एंड हार्वेस्ट, जानकारी इकट्ठी करिए कब इनको उगाया जाता है और कब इनको फिर निकाला जाता है, फसल की कटाई करी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशु पालन, वो भी साइंटिफिक तरीके से। इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लीव स्टॉक, जो पशु पालन करते हैं लीव स्टॉक बोलते हैं, जो घरेलू पशु हम रखते हैं पशुपालन, तो उसको साइंटिफिक तरीके से पालना। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग्स, उसके लिए क्या क्या होता है, फीडिंग्स अच्छी हो, ब्रीडिंग्स अच्छी हो, डिजीज कंट्रोल बीमारियों पे कंट्रोल हो, ये सब का ध्यान रखते हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वो फार्मिंग से इंक्लूड कैटल्स, जैसे गाय भैंस हो गई, बकरी होगी, गोट बकरी शिप, पोल्ट्री मतलब कि मुर्गे वगैरह हो गए, मुर्गी फार्म होता है, फिश मछली। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एज वी लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जीवन जीने का तरीके का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। द डिमांड फॉर मिल्क एग्स एंड मीट इज आल्सो गोइंग अप, दूध की, अंडों की और मीट की डिमांड भी बढ़ रही है। आल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर वुमेन्स ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक हैज़ ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशन लाइव स्टॉक फार्मिंग। देखिए अगर हम देखें तो ग्रोइंग अवेयरनेस, जागरूक होने की ज़रूरत है। वुमेन ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक्स, जो पशुपालन हम करते हैं, ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशंस लाइव स्टॉक, देखिए फार्मिंग, नए तरीके से खेती बाड़ी का तरीका होना चाहिए। दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आल्सो नीड टू बी इम्प्रूव, हम जो पशुपालन करते हैं घरेलू, उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो पैदावारी है, या उसके मतलब के जो दूध की प्रोडक्शन है, वो इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। देखिए एक एक करके हम करते हैं। पहले है कैटल फार्मिंग, मतलब कि जैसे गाय भैंस हम रखते हैं। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पज़, दो पर्पज़ से की जाती है, दो उद्देश्य से, मिल्क एंड ड्रोट, दूध के लिए, या फिर ड्रोट मतलब कि लेबर्स, जिस तरह से भाई खेतों में हल जोतने के लिए, या जिस तरह से बैलगाड़ी वगैरह चलाने के लिए। फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टीलिंग, जिस तरह खेत को जोतते हैं हम, इरिगेशन सिंचाई करते हैं, कैरेटिंग। तो इन सभी के अंदर इंडियन कैटल्स बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, दो तरह की प्रजातियां हैं। देखिए बोस इंडिक्स इस तरह की प्रजाति है ये ज़्यादातर। इसके अंदर जो जंगली बैल वगैरह आते हैं, या फिर काव गाय है। बोस है वो ब्लेस, मतलब कि इसके अंदर जो जंगली भैंस वगैरह आती हैं वो आती हैं। बोफेलोज भैंस है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड, देखिए जो फीमेल्स हैं और दूध देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क्स एनिमल्स, यानी कि डायरी एनिमल्स ही इनको बोल सकते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी दूध देती हैं। वाइल वंस यूज फॉर फार्म्स लेबर्स आर कॉल्ड ड्रोफ्ट एनिमल, दूसरे एनिमल जो खेत की काम के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रोफ्ट एनिमल्स। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड ऑन सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द
लोकटेशन पीरियड, जो दूध की पैदावार है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मुख्य रूप से लोकटेशन पीरियड पे, मतलब कि कितने टाइम के लिए एक बार की जो मतलब कि उसका जो टाइम होता है, जिस तरह से गाय या भैंस का, तो वो कितने टाइम के लिए एक बार में दूध देती है। अगर वो ज़्यादा है तो दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। कितने टाइम के लिए एक साल में वो दूध देती है। मीनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर, देखिए डायग्राम दिखा रखे हैं, गाय के डायग्राम है, ये बैल के डायग्राम दिखा रखे हैं। द बर्थ ऑफ काल्फ, देखिए कितने समय तक वो अगर बछड़े को जन्म दे दिया या कट्टे कटड़ी को जन्म दे दिया, कितने समय तक वो दूध देती है, इस चीज़ पे बहुत ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा दूध समय तक दूध देती है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी लोकटेशन पीरियड को इंक्रीज किया जाए। लोकटेशन पीरियड बता ही चुका हूँ मैं, जब गाय भैंस जो होती है बच्चे को जन्म देती है और वो उसके बाद कितने टाइम तक दूध देती है, वो क्या उसका लोकटेशन पीरियड। एक्जोटिक आर फॉरेन्स ब्रेड्स, देखिए बाहर की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल हैं जर्सी, ब्राउन स्विस, सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लोकटेशन पीरियड। लोकटेशन पीरियड इनका बहुत लंबा होता है। वाइल्ड लोकल ब्रीड्स, हमारी जो नस्लें हैं, द रेड सिंधी, साहिवाल, सो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये बीमारियों से अच्छे से लड़ सकती हैं। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड्स, हम दोनों को मिला के ऐसी नस्ल तैयार करें एनिमल्स विद बोथ डिजायर्ड क्वालिटी, ताकि दोनों की क्वालिटी उसके अंदर हो। देखिए इसके बाद एक्टिविटी 15.3 है, विजिट ए लाइव स्टॉक फार्म। आपके पास कहीं कोई डायरी है भैंसों की, या घर पे है किसी के भैंसें या गाय है, उनको देख सकते हो। नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं, उन्होंने कितनी तरह की नस्लें हैं। अमाउंट ऑफ डायरी मिल्क प्रोडक्शन, कितना दूध पैदा करते हैं, अलग अलग कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, सब जान सकते हो वहाँ जाके। प्रॉपर क्लीनिंग, पूरी तरह से सफाई करनी ज़रूरी है। शेल्टर फैसिलिटी, रहने के लिए जगह जो अच्छी होनी चाहिए। काउ एंड बुफैलो आर रिक्वायर फॉर ह्यूमन्स फार्मिंग्स, फॉर हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। देखिए हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा बढ़िया और साफ बढ़िया दूध प्रोड्यूस हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डार्ट, उनको लगातार ब्रश वगैरह से या फिर नहलाते रहना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, डस्ट वगैरह या धूल मिट्टी वगैरह ना रहे उनके ऊपर। लॉस हेयर, जो बाल वगैरह हों जो हैं वो जो टूटते हैं वो नीचे दूध वगैरह में ना गिरे। दी शुड बी शेल्टर अंडर वेल वेंटिलेटेड से रूफ, अच्छी तरह की छत होनी चाहिए, शेड होना चाहिए। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, जो वर्षा से बचा सके, गर्मी से बचा सके, ठंड से बचा सके, कोल्ड। द फ्लोर ऑफ द कैटल्स शेड नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड फैसिलिटी क्लीनिंग, उनका जो फर्श है ऐसा होना चाहिए वो मतलब कि ज़्यादा सख्त भी ना हो और सूखा भी होना चाहिए और साफ़ भी होना चाहिए। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डायरी एनिमल्स ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के फूड की ज़रूरत पड़ती है उनको। नंबर 1 पे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, खुद की ज़रूरत पूरी करने के लिए भोजन देते हैं, मतलब उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। विच फूड रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट द एनिमल टू लाइव हेल्दी लाइफ, जिससे उस जानवर की जो मतलब एनिमल की है, गाय या भैंस की खुद की लाइफ क्या हो, हेल्दी हो। दूसरा कौन सा फूड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, ऐसा भोजन जिससे दूध बढ़े यानी कि दूध ज़्यादा दे वो। विच इज़ दी टाइप ऑफ फूड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दी लोकटेशन पीरियड, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो दूध देता है। एनिमल्स फीड इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसमें, रफेज होता है। विच इज़ लार्जली फाइबर, जिसमें फाइबर होते हैं ज़्यादातर, हरा चारा वगैरह हम दूध देते हैं। कंसनट्रेट विच आर लो इन फाइबर्स कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल प्रोटीन्स, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं इसमें। अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी पोषक तत्व हम दे सकते हैं। कैटल्स नीड बैलेंस रेशंस कंटेनिंग्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट्स अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में सभी तरह के पोषकों की ज़रूरत होती है। बिसाइड सच न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल्स, भोजन के द्वारा सर्टन फीड्स एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डायरी, जिससे क्या होती है भाई उनकी हेल्थ भी सही रहेगी और दूध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज, पशुओं को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं,
द डिजीज बिसाइड्स काजिंग डेथ, यहाँ तक कई बार उससे मौत भी हो जाती है पशु की। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, या फिर दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पैदा कम हो जाता है दूध। ए हेल्दी एनिमल्स फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ ए नॉर्मल पोस्चर, एक स्वस्थ एनिमल सही तरीके से घास वगैरह खाएगा और नॉर्मल पोस्चर में रहेगा। डी पैरासाइट्स ऑफ कैटल्स में बहुत, देखिए पैरासाइट होते हैं जो पशुओं के साथ होते हैं, खुद पशुओं के साथ चिपके होते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। बहुत दोनों तरह के होते हैं पैरासाइट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। द एक्सटर्नल पैरासाइट लाई ऑन द स्किन, जैसे उनकी स्किन के ऊपर होते हैं भाई, भैंसों के चमड़े के ऊपर जो जौ वगैरह है, कई तरह की चीज़ें होती हैं चिपके होते हैं, उनको उतारा भी जाता है कई बार हाथ से, या दवाई वगैरह लगाते हैं। काज स्किन डिजीज, जैसे स्किन की बीमारी होती हैं। द इंटरनल पैरासाइट्स जैसे वॉर्म्स, कीड़े हो जाते हैं पेट में, इफेक्ट स्टोमच, पेट को, एंड इंटेंसिव वाइल्स फ्लक्स डैमेज द लीवर्स, जैसे और भी इस तरह की जो वॉइस है, कोई चोट लग जाए, कई तरह की बीमारियाँ हो जाए तो या लीवर वगैरह में भी इस तरह की दिक्कत होती है। इन्फेक्शन डिजीज आर आल्सो काज बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्शन की बीमारी हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं, एंड वायरस। तो वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल, तो इसलिए सभी एनिमलों को टीके वगैरह लगाने की ज़रूरत है। अगेंस्ट में मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि बहुत सारी वायरस से फैलने वाली या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।